Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing legal ethics and in today's video we are going to discuss the topic of conduct of an advocate with regards to general public. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अभी तक हमने 3 कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया है कि एक एडवोकेट का दूसरे एडवोकेट के साथ क्या रवैया होना चाहिए, उसके क्लाइंट के साथ किस तरह से होना चाहिए, कोर्ट के साथ कैसा होना चाहिए। आज हम लास्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे कि एक एडवोकेट को जनरल पब्लिक को किस तरह से डील करना चाहिए। सो ये स्टार्ट होता है रूल नंबर 168 से रूल नंबर 175 बी तक। सो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद रूल नंबर 168। रूल 168 में कहा गया है, एन एडवोकेट शैल नॉट accept the employment to prosecute or defend a case out of spite or for the purpose of harassing anyone or delaying any matter कि एक एडवोकेट ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि ऐसा कोई भी केस किसी भी क्लाइंट का नहीं लेगा जिसका बेसिक पर्पस किसी दूसरे बंदे को हैरेस करना है या किसी मैटर को डिले करना है, उसको लटकाना है। उस केस को आपने फर्दर प्रोसीड होने ही नहीं देना, बल्कि आपका बेसिक पर्पस है कि आप एक केस को लटकाना चाह रहे हो कि जितना देर तक ये केस चलता जाए। तो एडवोकेट के लिए जरूरी है कि वो ऐसी कोई भी केस एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद है रूल नंबर 169। रूल 169 बात करता है, एन एडवोकेट शुड ऑलवेज, उसको करना चाहिए हमेशा, क्या करना चाहिए, ट्रीट दी एडवर्स विटनेसेस एंड पार्टीज विद फेयरनेस एंड ड्यू कंसिडरेशन। एक एडवोकेट को अपनी ऑपोजिट पार्टी और उस ऑपोजिट पार्टी के बुलाए जाने वाले जितने भी विटनेसेस हैं उनको फेयरनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए। मीन्स टू से कि उनके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो आपकी ऑपोजिट पार्टी है तो आप उसके साथ बिल्कुल पर्सनल हो जाओ, आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि आप ये कहो कि ये चूंकि मेरे क्लाइंट की ऑपोजिट पार्टी है, इसका के खिलाफ मेरे क्लाइंट का केस चल रहा है, तो आप उसके साथ अपने पर्सनल ग्रजेस पालना शुरू कर दो, पर्सनल दुश्मनियां लाना शुरू कर दो। तो ऐसा नहीं करना। रूल 169 कहता है कि यानी कि एक एडवोकेट को हमेशा प्रोफेशनल एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका इन बंदों के साथ सिर्फ केस की हद तक ताल्लुक है, आपने उनके साथ पर्सनल नहीं हो जाना। उसी तरह रूल 169 मजीद कहता है कि आपका क्लाइंट भी आपको मजबूर नहीं कर सकता, आपके प्रोफेशनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। उसके पास ये राइट नहीं है कि वो आपसे ये चीज डिमांड करे कि आप ऑपोजिट पार्टीज के साथ, उनके विटनेसेस के साथ उनको अब्यूज करना स्टार्ट कर दो, उनको साथ गाली गलौज करना स्टार्ट कर दो। सो 169 के अकॉर्डिंग an advocate should not properly behave with the opposite party। उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 170 के ऊपर। रूल नंबर 170 कहता है, an advocate must decline to conduct a civil case or to make a defense when it is intended merely to harass or injure the opposite party or to work any oppression or wrong। अब ये भी 168 की तरह ही है, उसमें हमने बात की थी कि अगर वो किसी को हरेस करने से रिलेटेड है। 170 कहता है कि एडवोकेट को ऐसा केस जरूर रिफ्यूज करना चाहिए, कोई भी सिविल केस या कोई भी जिसमें वो डिफेंस काउंसिल के तौर पर अपीयर हो रहा है, तो अगर वो केस ऑपोजिट पार्टी को हरेस करने से मुतालिक है, उसको इंजर करने से मुतालिक है या कोई भी गलत काम करने के लिए अगर आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि आप उसको रिप्रेजेंट करो कोर्ट में, तो 170 रूल के अकॉर्डिंग एडवोकेट ऐसी एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकता है। उसके बाद है रूल नंबर 171। रूल नंबर 171 कहता है, नो एडवोकेट इज ऑब्लिग टू एक्ट ईदर एज एडवाइजर और एडवोकेट फॉर एवरी पर्सन हु मे विशेस टू बिकम हिज क्लाइंट। इसमें यह कहा गया है कि
जरूरी नहीं है कि एक एडवोकेट हर बंदे को जो कि उसके पास आ रहा है वो उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करे, वो उसका लीगल एडवाइजर बने। रूल 171 कहता है कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास अपना केस लेकर आ गया है तो अगर आप नहीं चाहते कि आप उसको रिप्रेजेंट करो, उसका केस लड़ो, तो आप सिंपली इनकार कर सकते हो। आपको बाउंड नहीं किया गया कि जो बंदे भी आपके पास अपने केसेस लेकर आए आपने जरूर ही उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है। एडवोकेट बाउंड नहीं है, वो चाहे तो इनकार कर सकता है। रूल 171 मजीद कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडवोकेट के ऊपर आती है, उसकी कॉन्सेंट के ऊपर आती है कि किन बंदों को वो चाहता है कोर्ट में रिप्रेजेंट करे, कौन से प्लेंटिफ्स का, कौन से डिफेंडेंट्स को वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उन्हीं को कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हर बंदे के लिए लीगल एडवाइजर बन जाए। उसके बाद है रूल नंबर 172। रूल नंबर 172 को अगर आप सिंपली देखें तो इसमें सिर्फ एक ही बात की गई है कि एक एडवोकेट किसी भी दूसरे बंदे को ऐसी कोई एडवाइस नहीं करेगा जो कि डिसलॉयल्टी टू द लॉ से रिलेटेड है, यानी कि वो आपको ऐसा नहीं कहेगा कि आप लॉ के साथ डिसलॉयल हो जाओ, लॉ को मानने से इनकार कर दो। ऐसी कोई एडवाइस एडवोकेट नहीं कर सकता। उसके बाद है रूल नंबर 173। रूल नंबर 173 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट विथ फर्स्टली नॉर अपीयर बिफोर अ पब्लिक ऑफिसर, बोर्ड, कमेटी और बॉडी in his professional capacity without first disclosing that he is an advocate representing interest। कि एक एडवोकेट किसी भी कमेटी या बोर्ड के सामने अपीयर नहीं होगा या उनके साथ कम्युनिकेट उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वो उनके सामने अपीयर होने के बाद अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना कर दे। यानी कि 173 कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने या किसी कमेटी या किसी बॉडी के सामने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में जा रहे हो तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी है कि आपने अपनी शनाख्त डिस्क्लोज करनी है। आपने उस बंदे को बताना है कि आप एक एडवोकेट हो और आप अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसके सामने पेश हुए हो। उसके बाद है रूल नंबर 174। रूल नंबर 174 में दो बातों को एक्सप्लेन किया गया है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली बात, एन एडवोकेट शुड नॉट एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट as an advocate in any matter upon the merits of which he has previously acted in judicial capacity। कि एक एडवोकेट को ऐसी कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जिसमें प्रीवियसली उसने जुडिशियल कैपेसिटी में कोई काम किया है। मीन्स टू से दिस क्लॉज सिंपली सेज दैट अगर कोई एक बंदा था और वो किसी केस में एज जज रह चुका है और अपनी रिटायरमेंट के बाद अब उसने अपने एडवोकेसी के प्रोफेशन को कंटिन्यू किया है, तो वो ऐसे केस में एज एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकता जिस केस में वो पहले जज रह चुका है। यानी कि वो नए केसेस में अपीयर हो सकता है, लेकिन जिन केसेस में वो जज रह चुका है उन केसेस के लिए वो एडवोकेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, एन एडवोकेट हैविंग वंस हेल्ड पब्लिक ऑफिस और हैविंग बीन इन पब्लिक employment should not after his retirement accept the employment in any matter which he has investigated। में कहा गया है कि अगर कोई एडवोकेट जिसने पहले कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लिया था और अपनी रिटायरमेंट के बाद अब वो एडवोकेसी के प्रोफेशन में आया है, तो अगर उसने ड्यूरिंग दी पब्लिक ऑफिस किसी केस में कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की थी तो अब वो उस केस में एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकता। 174 दो बातें कर रहा है। आप किसी ऐसे केस में दोबारा एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकते जिसमें आप पहले जज रह चुके हो, या फिर आप किसी ऐसे केस में भी एज एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकते जिससे पहले आपने उस केस में ड्यूरिंग द पब्लिक ऑफिस कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की थी। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप उस केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके बाद है रूल नंबर 174A। रूल नंबर 174A बात करता है, नो एडवोकेट विल यूज हिज प्रीवियस डेजिग्नेशन और पोस्ट such as retired justice, retired general, ex attorney general और ex advocate general। अब इस 174A में बात की गई है कि कोई भी एडवोकेट अपने नाम के साथ अपना प्रीवियस डेजिग्नेशन यूज नहीं करेगा अपने विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर, अपने साइन बोर्ड्स के ऊपर, अपनी नेम प्लेट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपने नाम के साथ लिख दो एक्स रिटायर्ड जज, एक्स अटॉर्नी जनरल,
एक्स एडवोकेट जनरल या रिटायर्ड जनरल या कुछ भी, यानी कि आप अपना प्रीवियस डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते अगर आप एडवोकेसी के प्रोफेशन में एंटर हो गए हो, यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रैक्टिस 174A के अकॉर्डिंग आप अपने प्रीवियस डेजिग्नेशन को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है रूल नंबर 174B। रूल नंबर 174B कहता है नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 174A भी और 174B भी। नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड हिज ऑफिस और एनीवेयर एल्स हिज नेम ऑन द नेम प्लेट और बोर्ड ऑफ द साइज ऑफ मोर देन 1.5 into 2। यानी कि जो एक एडवोकेट है उसके ऑफिस के सामने जो बाहर उसका बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, जिस पर उसकी तमाम क्वालिफिकेशंस लिखी होती हैं, तो एक एडवोकेट इस साइज से बड़ा बोर्ड अपने दफ्तर के बाहर नहीं लगा सकता। वो साइज क्या है? 1.5 into 2। ये जो क्लॉज है ये गेट के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे टेस्ट में पूछा जा सकता है कि एक एडवोकेट के ऑफिस के बाहर जो साइन बोर्ड है वो कितने साइज का होना चाहिए। सो आपने अपने माइंड में रखना है कि एक एडवोकेट अपने ऑफिस के बाहर 1.5 into 2 साइज से बड़ा बोर्ड लगा नहीं सकता एज पर रूल 174B। उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 175 के ऊपर। रूल नंबर 175 कहता है एन एडवोकेट शैल नॉट ज्वाइन और कैरी ऑन एनी अदर प्रोफेशन, बिजनेस और सर्विसेज, नॉर शैल ही बी एन एक्टिव पार्टनर और अ सैलरीड ऑफिशियल और सर्वेंट subject to the terms and conditions of the services of the government। Simply 175 कहता है कि एक एडवोकेट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी, वो कोई भी दूसरा बिजनेस अडॉप्ट नहीं कर सकता, कोई भी दूसरा प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर वो एडवोकेट है तो वो एडवोकेसी के प्रोफेशन को कंटिन्यू रखेगा, लेकिन अगर वो किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाह रहा है, उसको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो सबसे पहले उसने अपना लाइसेंस सस्पेंड करवाना है, उसके बाद फिर वो जॉब कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज वो दो प्रोफेशन एक साथ लेकर नहीं चल सकता। उसके बाद रूल नंबर 175 की दूसरी क्लॉज कहती है कि एनी वायलेशन ऑफ सब रूल 1 बाय एन एडवोकेट शैल इंटेल कॉन्सिक्वेंसेस एज प्रोवाइडेड इन रूल 108O कि अगर कोई एडवोकेट इस सब रूल 1 की वायलेशन करता है तो वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए खुद जिम्मेदार होगा, यानी वो कॉन्सिक्वेंसेस उसके लाइसेंस की सस्पेंशन भी हो सकते हैं। उसके बाद है रूल नंबर 175A। रूल नंबर 175A बात करता है नॉन ऑब्जर्वेंस or violation of the canons of professional conduct and etiquettes mentioned in this chapter by an advocate shall be deemed to be professional misconduct, making him liable for disciplinary action। 175A कहता है कि इस चैप्टर के अंदर जो ये जितने भी रूल्स वगैरह एक्सप्लेन किए गए हैं, अगर कोई एडवोकेट इनको फॉलो नहीं करता या इनकी वायलेशन करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के साथ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लायबल होगा, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज द टोटली unethical and unprofessional behavior of any employee। So 175A के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा इन रूल्स को वायलेट करता है या इनको फॉलो नहीं कर रहा, कोई बंदा से मुराद कोई एडवोकेट, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल होगा। इसी तरह रूल 175B कहता है नॉन ऑब्जर्वेंस of the decisions or instructions of the Pakistan Bar Council by any bar council or bar association member shall be deemed to be a gross professional misconduct। रूल 175B कहता है कि अगर तो पाकिस्तान बार काउंसिल्स ने कोई इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस दी हैं बाकी बार काउंसिल्स को, तो अगर बाकी बार काउंसिल्स या उनका कोई भी मेंबर या कोई भी एडवोकेट इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, इनको वायलेट करता है, तो देन ही विल बी लायबल फॉर द ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब आपने ये दो चीजें याद करनी है 175A और 175B में जो बात की गई, क्योंकि इन दोनों रूल्स में से हमेशा एक क्लॉज पेपर में जरूर भी आती है। सो गेट के हवाले से आपने याद रखना है कि अगर कोई
इन कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स और एटिकेट्स को ऑब्जर्व नहीं करता, इनको फॉलो नहीं करता, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल होगा। और अगर कोई पाकिस्तान बार काउंसिल की इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहा तो देन वो ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल होगा। सो आज की इस वीडियो के साथ हमने डिस्कस किया कि एक एडवोकेट को जनरल पब्लिक के साथ किस तरह का रवैया अडॉप्ट करना चाहिए। सो आज हमारी लीगल एथिक्स का लॉ गेट का सारा कोर्स कवर हो चुका है। हमने चारों कैटेगरीज को रूल 135 से रूल 175 बी तक डिटेल में डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको ये चारों कैटेगरीज समझ में आई होंगी अगर आपने मेरे तमाम लेक्चर्स को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो इन वीडियोस को जरूर लाइक करें, कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Thank you so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.